Jai Hind. Welcome to the Trishul Defense Academy. A very good morning candidates. Myself Shailendra Tripathi, your physics faculty. आज एमएनएस नीट एग्जाम के लिए फिजिक्स के फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए. आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे एमएनएस के नीट एग्जाम के लिए. मैंने ये 20 क्वेश्चंस का सेट रखा है. इस 20 क्वेश्चन के सेट्स में बेटा मैंने हर चैप्टर से क्वेश्चंस को उठाया है, ठीक, जिससे कि आपको एक आइडिया हो, एक क्लू मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक, और आपको कैसे उस पर प्रिपेयर करना है. आपको लेवल जरूर थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन कई जगह कुछ सेक्शंस में क्वेश्चंस के लेवल टफ नहीं रहता, बहुत आसान पूछे जाते हैं. तो ये हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर काम करना चाहिए एग्जाम में कि कैसे हम पता कर सकें कौन से क्वेश्चंस हमें स्किप करने हैं और कौन से क्वेश्चंस हमें करने ही करने हैं. दोनों केस चलेगा, ठीक. तो ये चीज आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगी कि आप कौन सा कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं, ठीक. तो चलिए ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और आगे हम इसकी बात करते हैं. चलिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय. टोटल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की nth स्टेशनरी ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन एटम से ऑब्टेन्ड होगी? पहला ऑप्शन En इज इक्वल टू 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड En इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड En इज इक्वल टू माइनस 1.36 बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड द लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज माइनस 13.6 इंटू एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको पता है, याद होगा, फॉर्मूला होता है माइनस RH C बाई, ठीक, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक. इस फॉर्मूले की मदद से एनर्जी आई थी आपकी En कितना? माइनस 13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक. तो RH की वैल्यू किसके बराबर थी? RH की वैल्यू थी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी. तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो सही जवाब है वो क्या है? En इज इक्वल टू माइनस 13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फॉर्मूले में ये प्रूफ हुआ था. तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी. क्लियर हुई बात? चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं. देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है. सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड. इन दिए गए ऑप्शन में से बोर मॉडल किस ऑप्शन के लिए वैलिड नहीं है? पहला सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम के लिए, दूसरा ड्यूटेरियम एटम के लिए, थर्ड सिंगली आयोनाइज नियॉन एटम के लिए, फोर्थ हाइड्रोजन एटम के लिए. चलिए आप ध्यान देखो, बोर मॉडल किसके लिए वैलिड होता है? पहली बात तो बोर मॉडल वैलिड होता है हाइड्रोजन के लिए, है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए. और हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड होता है और उसी पे हाइड्रोजन सीरीज सारी बनती है, लाइमन, बायमन, पैशन एंड पी फंड, है ना. तो किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है. ड्यूटेरियम एटम बाय प्रोटेनियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के ही तो है स्टोप्स, ठीक. हीलियम के लिए भी वैलिड है एक तरह से वो. नियॉन एक नोबल गैस है. नोबल गैस के लिए बोर मॉडल ने सारी सीरीज बताई थी क्या? नहीं, हाइड्रोजन हीलियम के लिए बताई, तो मोस्टली हाइड्रोजन के लिए बताई थी, है ना. तो नियॉन तो कहीं से है ही नहीं नोबल गैस के लिए. तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, कौन सा वैलिड नहीं है? सिंगली आयोनाइज नियॉन एटम. क्लियर हुई बात? चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल पे रखा है कॉनकेव मिरर पे. ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक. पोल कितना? 1.5 एफ पे एफ फोकल लेंथ है, ठीक है. कई ऑब्जेक्ट ऐसे हम रख देते हैं, कितनी डिस्टेंस है उसकी? 1.5. इमेज कितनी आएगी बताओ? फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u.
1/f फोकल लेंथ कॉनकेव में माइनस होती है, v निकालना है, यू भी क्या होती है माइनस होती है, तो माइनस 1.5f है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो हम सीधे यहाँ पे क्या लिख लें, हम सीधे लिख लें माइनस, ये इधर आ गया, इधर आ गया तो क्या बचा 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/f प्लस 1.5f है ना। चलो 1/f को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा -1 प्लस पॉइंट हटा दो तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 15, 2 5 जा 15, नहीं 5 2 जा 15 और 5 3 जा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो यहाँ 1/v इज इक्वल टू 1/f -1 प्लस 2/3। एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 1/f 3 -3 प्लस 2, तो आया आपका क्या -1/3f 1/v आया, तो v कितना आया -3f, यानी इसमें ऑप्शन आपको कहीं दे रहा है -3f, यस, तो आपका सही जवाब क्या है ए ऑप्शन बी, कितना आएगा -3f। क्लियर हुई बात, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो इसका मतलब रे ऑप्टिक्स से बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्टिक्स से आपके क्वेश्चंस आसान रहेंगे, है ना, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन थोड़े आसान आएंगे, यानी ये आपका स्कोरिंग पॉइंट है। ठीक, तो इन चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे स्कोरिंग रहता है, यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक, चलिए, जितना मैं कह रहा हूं सिर्फ उतना आप सुनते जाओ, फॉलो करो, बहुत इजीली आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा फिजिक्स नीट के लिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर लेंथ की 12A और रेजिस्टेंस R है, बाउंड कर रहा है उस पर करंट I कैरिंग कंडक्टर, जो किस शेप का है, वो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड A का, सेकेंड एक स्क्वायर है साइड A का। तो बोला गया ये दो केसेस कंडीशन है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या आएगा कॉइल का ईच केस में, और ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले केस की बात हम करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए की बात करते हैं, जिसकी लेंथ क्या थी 12 है ना, लेंथ क्या है 12 है। तो हम क्या बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे 12 लेंथ दी है, तो 12 इंटू साइड ए इज इक्वल टू n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, 3 इंटू पैरामीटर उसकी साइड्स होती है, ए कैंसिल, 3 4 जा 12, यानी n कितना आ गया 4 आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट्स निकाल लो इसकी, तो मैग्नेटिक मोमेंट्स डायपोल मोमेंट्स कितनी आएगी, डायपोल मोमेंट्स इसकी आ जाएगी 4, 4 साइड्स हैं, n4 है ना, 4 इंटू √3/4 a स्क्वायर। ठीक, तो किसका कितना आ जाएगा 4 4 कैंसिल, ये आया मैग्नेटिक मोमेंट √3a स्क्वायर LA स्क्वायर, ठीक, इंटू L उसकी लेंथ है, तो √3 LA स्क्वायर आया। ठीक, तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वेटोरियल पे हमने निकाल लिया √3 LA स्क्वायर। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, साफ साफ आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा कि √3 LA स्क्वायर आंसर है, लेकिन एक बार मैं स्क्वायर के लिए सेकंड केस के लिए भी आपके लिए निकाल ही दे रहा हूँ। ठीक, ये रहा हम स्क्वायर, साइड्स ए ही है, स्क्वायर कितनी साइड्स होती हैं 4, यहाँ तो 3 होती थी ट्रायंगल की, है ना, यहाँ कितनी है 4, तो क्या लेंगे 12 इंटू ए n इंटू 4 इंटू साइड ए कैंसिल, 4 3 जा n कितना आ गया 3। अब मैग्नेटिक मोमेंट्स स्क्वायर के लिए लगा दो, तो 3 इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर इंटू एल मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया 3LA स्क्वायर। देखिए ये रहा, तो आपका सही जवाब जो ए था वो हमने दोनों निकाले, तो मैग्नेटिक मोमेंट ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों के केसेस पे निकल गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, देखने में आपको कठिन लग रहा है ये, लेकिन है सॉल्व करने में आसान। यानी कि जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा, जरूरी थोड़ी ना हमको सारे आंसर्स निकालने हैं, है ना। जैसे इस दो केसेस में एक आ गया तो साफ साफ ऑप्शन देख के समझ में आ गया था कि हाँ ये ऑप्शन ये है ना। तो ऐसा एग्जाम में भी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको समझ में आए, है ना।
तो बस क्वेश्चन को पढ़ो, ठंडे दिमाग से सॉल्व करो, आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ ऑफ L मीटर कैरिंग अ करंट, ठीक है, एक वायर है L मीटर की, ठीक, उसमें कितनी करंट है, 1 एम्पियर ऑफ करंट है, बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, ये बेंट हो गया है, सर्कल बन गया है। हमने कहा ठीक, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी बताओ। देखो क्वेश्चन में तो दम है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, ठीक। तो अब देखो जरा, L लेंथ ऑफ वायर है, L लेंथ ऑफ वायर उसके सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर है, यानी 2 पाई r। तो r कितना आया, L/2 पाई, बोलो आया कि नहीं। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो I इंटू पाई r, L/2 इसका स्क्वायर कर दो, L स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हुआ, तो I L स्क्वायर बाई 4 पाई, I L स्क्वायर बाई 4 पाई, और उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, यस, फोर्थ ऑप्शन। इसका सही जवाब क्या है, फोर्थ वन। देखिए कितना आसान है ना आसान। तो बस फॉर्मूले पता है तो सब कुछ है। नीट का फिजिक्स का सॉल्व करने का मस्त तरीका यही है, चाहते हो क्रैक हो जाए, सबसे बढ़िया तरीका है बेटा, बस न्यूमेरिकल्स आपके स्ट्रॉन्ग करने हैं, बस फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले याद रखे रहोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले नहीं याद रहते तो दिक्कत होती है ना, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक, is incident photosensitive material, what will the photoelectric current if the frequency is halved। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होगी अगर फ्रीक्वेंसी का हाफ हो जाए। फ्रीक्वेंसी का हाफ यानी 1.5 FO/2 कितना आया, 0.7 पाई FO, और इंटेंसिटी डबल हो जाए। तो इधर अब देखो हमसे पूछ रहा है क्या होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, क्या होगी फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अगर फ्रीक्वेंसी से फोटोइलेक्ट्रिक करंट कम आए तो ये कंक्लूजन बोला गया है कि वहां पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। खुद सोचो, जब इंसिडेंट लाइट किसी भी सरफेस मेटल पे गिर रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पहली बात तो कांस्टेंट होती है ना, अगर वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ना हो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बनेगी ही नहीं, है ना। और यहां आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है जो 1.5 टाइम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक फ्रीक्वेंसी से कांस्टेंट हो 1.5 टाइम की और जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बने उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसे हो जाएगा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट कभी बनेगी ही नहीं, ऐसे केस में बनती ही नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये कम है, इससे लेस है, इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगी, जीरो, बनेगी ही नहीं, क्या रहेगी, जीरो। ये कंक्लूजन है, केस है ये, ठीक है, इसको याद करो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये थोड़ा। कम टू द सेवेंथ वन। देखो सेवेंथ वन क्या कह रहा है, 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। अच्छा 27 ड्रॉप्स है वाटर की, मान लो, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। तो पोटेंशियल एनर्जी बिगर ड्रॉप की निकालनी है। अब इधर देखो कैसे होगा, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये आया 4/3 पाई आर क्यूब ले लिया मैंने, है ना, वॉल्यूम स्फीयर 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये पूरा कैंसिल, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू क्यू हटेगा तो ये 3 आ जाएगा, ये स्मॉल आर। तो एक तो पहली बात इनका रेडियस का रिलेशन ये मिला। फिर क्या बोल रहा है, हमें पोटेंशियल निकालनी है ना इसकी। अब पोटेंशियल निकालने से पहले चार्ज पे जाओ। चार्ज की अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो जरा देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू, बड़े ड्रॉप का हम लोग कैपिटल Q मान ले रहे हैं बाई R, और स्मॉल ड्रॉप के लिए पोटेंशियल हम लोग स्मॉल q बाई R मान ले रहे हैं, ठीक। अब तो
तो यहां बोल रहा है कि 27 ड्रॉप सेम साइज है ना, तो वॉल्यूम की बात कर ली तो चार्ज में भी यही कंडीशन होगी बेटा कि बड़ा स्मॉल ड्रॉप 27 टाइम है स्मॉल चार्ज ऑफ ड्रॉप के, है ना। तो अगर ये V1 मान लो, ये V2 मान लो, ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू K 27Q बाई R कितना है 3R, ये हो गया 9Q, तो V1 कितना हो गया 9KQ बाई R, है ना। तो ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन और ये हमारी फर्स्ट। डिवाइड कर दो V1 डिवाइडेड बाई V2, V1 डिवाइडेड बाई V2 करोगे तो क्या आएगा 9 बचेगा, बाकी सब तो कैंसिल हो जा रहा है ना। तो उधर चला गया तो V1 इज इक्वल टू 9 इंटू V2, ठीक। V2 पोटेंशियल कितना दिया 220, मल्टीप्लाई कर दो 1980 वोल्ट। हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1980 वोल्ट, ऑप्शन में दिया है यस डी ऑप्शन। हमारा सही जवाब क्या है 1980 वोल्ट। आसान है, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 R2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर, देन द रेशियो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज, क्या होगी। यानी तो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों का रेडियाई दिया है R1 और R2, ठीक। सरफेस चार्ज बोला है, सिंपल सी बात है, सिग्मा 1 इसका होगा, सिग्मा 2 इसका। चार्ज डेंसिटी हमने तो पढ़ा ही है ना, फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। तो रेशियो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब इन सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है आपको। तो रेशियो कैसे निकलेगा, जरा इधर देखिए। रेशियो की बात करें सबसे पहले इनका पोटेंशियल देखो, दोनों का पोटेंशियल इक्वल बोला, दो चार्ज पे कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 कनेक्टेड बाय वायर, रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। पोटेंशियल हम लोग देखें तो वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल इसका क्या आएगा, देखो K Q1 बाई R1 K Q2 बाई R2, K कैंसिल, क्या आया ये आया आपका R2 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। पहले तो इनका रिलेशन बना, है ना। दूसरी चीज सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो Q इंटू V होता है ना। V क्या आएगा स्फीयर 4/3, तो Q1 बाई 4/3 पाई R क्यूब। सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरा सिग्मा निकाला Q2 बाई 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनका रेशियो निकाल लो, इनका रेशियो निकाल लो। देखो रेशियो क्या आ रहा है, इनका रेशियो अगर हम निकालते हैं सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू, देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा Q2 बाई Q1 इंटू R2 क्यूब बाई R1 क्यूब, और Q2 बाई Q1 क्या होगा R2 बाई R1 होगा, R2 बाई R1 होगा। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 R2 बाई R1 1 थी पावर 4, ठीक। पावर 4 हटा दी जाएगी तो बचा क्या सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 R2 रेशियो R1, R2 बाई R1, जो ऑप्शन क्या है बी आ गया। रेशियो ही तो निकालना है, कुछ करना थोड़ी ना है ना। बस फॉर्मूले पता हो, सारी चीजें आसान है सॉल्व करना, सब कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड है। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक थिन शेल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द ग्राफ। एक रिलेशन बताना है जो बहुत इजीली है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक। इन चार में से कौन सा रिलेशन दिख रहा है बताओ। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये बताया भी गया, कई बार बताया गया आप लोग को। आंसर क्या है इसका बी, है ना। तो डायरेक्टली ग्राफ पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ग्राफ पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ग्राफ छोड़ने नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है ग्राफ में, कोई भी दे देगा पूछेगा ये ग्राफ कौन सा रिलेशन है बताओ, तो बहुत इजीली आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक। तो ग्राफ बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
The effective resistance of a parallel connection that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and the same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? Okay, देखो उससे पहले वो पैरेलल में कनेक्ट है. अगर पैरेलल में कनेक्ट है 4 रेजिस्टेंस, तो सिंपल सी बात है, अगर 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो 4/R आया, यानी RP कितना आया, R/4 है ना. फिर जब वो सीरीज में कनेक्ट हो गया तो 4 आया, R आया, और ये R रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 4/R ऑफ इक्वल एंड इक्वल के दैट इज गिवन 0.25 ओम दे रहा है, पॉइंट हटा 0.55 जा, ठीक. तो 4R रेजिस्टेंस मिला. तो ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, अब देखो 0.25 दे रहा है. 0.25 का मतलब क्या है, 1/0.25 1/0.25 1/0.25 इस तरह करते करते मिला है ना. तो 1/RP कितना आया बेटा, ये आएगा आपका 1/4/0.25, पॉइंट हटा 0, 5 5 25, 5 8 40 0 है ना, 5 5 5 30. इसको सॉल्व किया पूरा. RP इसका आया आपका 1 ओम आया, इसको 1 ओम यहाँ रख दो. तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना आया, 4 × 1 4 ओम. तो आंसर आपका क्या होगा, 4 ओम है. यस, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, है ना. तो रेजिस्टेंस देखो सीरीज पैरेलल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि तो और आसान है हमारे लिए स्कोरिंग करना, है ना. तो आज बेसिकली मैंने वो क्वेश्चंस रखे उस पार्ट से जहां से आपके लिए आसान है स्कोर करना, आसान है क्वेश्चन को सही करना, और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा. ठीक, तो उस सेक्शन को भी पकड़ते रहिए जहां से आप स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स. 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. थोड़ा सा 11th क्वेश्चन आपको परेशान जरूर करेगा, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं. 11th क्वेश्चन कह रहा है आपको द रेजिस्टेंस हैविंग द 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टर्स दिए हैं, रेजिस्टेंस दिया गया है उनका R1 R2 R3 एंड I1 I2 I3 करंट भी दिया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, ये फिगर में दिख रहा है. ओके, रेशियो I2/I1 करंट का रेजिस्टेंस के टर्म में निकाले तो क्या आएगा, अरे ये तो ओरियली होना चाहिए, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसका तो फॉर्मूला ही होता है. क्या सिंपल सी बात है, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि R2 R3 का रिलेशन कैसा है भाई, R2 R3 का रिलेशन पैरेलल है. अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ये आएगा ऊपर क्या, R3 + R2 अपॉन R2 R3 आएगा. ठीक, तो R2 + R3 नीचे आया, R2 R3 नीचे आया. मेरे को ये क्लियर करना है अब कि ऊपर R1 आएगा कि R2 आएगा. भाई रेजिस्टेंस R1 बाहर है, रेजिस्टेंस R1 बाहर है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है R = N/ रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल. N क्या दे रहा है, N हमको दे रहा है कितने वो रेजिस्टेंस है, और किसके टर्म में निकाल रहा है रेशियो, उसके टर्म में. तो ये R1 हुआ इंटू, और इसका क्या है 1/R2 + R3. तो हमारे लिए आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा बताएगा R2 के टर्म पे निकालना है. ठीक, R2 के टर्म पे निकालना है, तो R2/R2 + R3 रेजिस्टेंस इन द इंटरनल, ये आया, ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है. ठीक, तो ये ओरियली सॉल्व हो जाता है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. जिसके टर्म पे बोल रहा है, ठीक है, बोला ना इसने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन किसके टर्म पे, I2/I1 निकालना. I2 बोलो तो सिंपल सी बात है कि R2 वाला ऑप्शन सब न्यूमरेटर में रहेगा. उसके बाद बस ये क्लियर करना था किसका रिलेशन रहेगा, तो भाई ये दोनों पैरेलल, तो यही तो रिलेशन ही रहेगा. चलो 12th, a body is executing simple harmonic motion with frequency and the frequency of its potential energies. अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है. ठीक, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी के डबल होती है, तो 2 × n सीधा क्या आ जाएगा 2n. ये हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी के डबल होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी के डबल होती है, सीधे सीधे इसका आंसर क्या है 2n. इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. देख लो जो आपके सामने दिख रहा होगा, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओहो, फेज डिफरेंस पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में, बहुत बड़ी बात है ये. ठीक है, फेज
और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपसे पूछ रहा है क्या फेज डिफरेंस होगा डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में। तो इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें y = a sin ओमेगा टी, एक्सीलरेशन के टर्म की बात करें a sin ओमेगा टी प्लस फाई अब पाई रेडियन, क्योंकि 180 के टर्म पे जा रहा है ना, पाई तो हमको फेस दिया ही है पाई। ठीक, और इस डायरेक्शन में यार अपोजिट में एक्सीलरेटेड नेगेटिव होता है तो उसकी वजह से यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 180 डिग्री है ना। माइनस कर दो दोनों को, y माइनस ए, फेज डिफरेंस हमें निकालना है। फेज डिफरेंस क्या आएगा, ये ओमेगा टी, ठीक, प्लस फाई, नहीं प्लस होगा एक्चुअली, प्लस फाई जा रहा है ना, हाँ, ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी फेज डिफरेंस हमें निकालना है ना, कैंसिल आओ तो क्या बचा, पाई रेडियन बचा। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों के फेज डिफरेंस को माइनस कर देना है बस, तो पाई रेडियन, पाई ऑप्शन में है, यस, उसका सही जवाब क्या है, डी। ठीक, तो पाई रेडियन इसका फेज डिफरेंस है। फेज क्या होता है, फेज जो हमें ये बताता है एग्जैक्टली पार्टिकल्स कहाँ है, ठीक, किस पोजीशन पे, किस एंगल पे, किस डिस्प्लेसमेंट में है ना। तो हमने बस क्या किया, हमें फेज डिफरेंस जानना था, इसलिए वो पार्टिकल जो वेव बनी थी वो एक्सीलरेशंस और जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, तो बस दोनों के फेज डिफरेंस को माइनस कर दो, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट लिया गया लिक्विड में, डेंसिटी उसकी इतनी दी है 760 kg मीटर क्यूब, ओके। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन अ मर्करी बैरोमीटर रीड 76 सेंटीमीटर। तो ऑप्शंस दिए गए, तो इसको जरा सॉल्व करना स्टार्ट किया जाता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड साथ साथ दी है 760 kg पर मीटर क्यूब, फिर क्या दी गई है, डेंसिटी ऑफ द बैरोमीटर, और ये कितनी दी गई है, बैरोमीटर कितना रीड कर रहा है मरकरी का, 76 सेंटीमीटर, दैट 76 इंटू 10⁻²मीटर। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि एक बैरोमीटर कंस्ट्रक्ट किया लिक्विड डेंसिटी व्हेन अ मर्करी, व्हाट वुड द हाइट, हाइट वी हैव टू फाइंड आउट, ओके, नो प्रॉब्लम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्करी, h ρ1 g, h1 ρ1 g, h2 ρ2 g कैंसिल, h1 निकालना है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी दी गई है 760 kg पर मीटर क्यूब है ना, 760 दी गई है, तो 760 दी गई है तो क्या लिखेंगे हम, इसको हम लोग मीटर कर ले रहे हैं, तो जाएगा आपका 0.76 इंटू, ठीक, डेंसिटी कितनी है, जी कैंसिल ही हो गया है, तो इंटू ने इज इक्वल टू H2 आपको दिया गया है, कितना दिया गया 76, और कितनी डेंसिटी पे दी गई है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दी गई होगी 13, इसमें से दिया नहीं मैं बता दे रहा हूँ, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर 13.6 एंड दैट विल बिकम 360, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मरकरी की हाइट, ठीक। तो H1 इज इक्वल टू 1360 इंटू 760, 0.76, ये ऊपर चला जाएगा, 76 कैंसिल, ये कितना आएगा 13, एक जीरो कैंसिल, 13.6, तो हाइट कितनी आई 13.6 मीटर, क्लियर। यानी कि प्रेशर हॉरिजेंटली कुछ नहीं होता, जो वर्टिकली पे चेंजेस आते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला था रो H रो G, इस फॉर्मूले का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सीलरेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 आर्मस्ट्रॉन्ग अपार्ट इज m2 इज दिस, ठीक, एंड द इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो अब कैसे करना है, बहुत आसान है, फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर है ना, तो 1.54 एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9 होता है। इलेक्ट्रॉन की वोल्ट कितनी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हमको 1.5
5 दिया हुआ है, गलत है, थोड़ा इसको सही कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है अपॉन, ठीक, आर स्क्वायर उसका मास दिया 9 इंटू 10 की पावर -31, डिस्टेंस, ठीक, 10 की पावर -9 इसका स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी फोर्स कितनी आएगी, 10 की पावर 23 आएगा। यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या है, 10 की पावर 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा आपको फॉर्मूला ये लगा देना है, 1/4πε0 Q/r², खत्म। ठीक है, फोर्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी तरीके से ये आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16th, देखो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक एस हाइट से कोई पार्टिकल रिलीज हुआ है, एस हाइट, ध्यान समझना। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एक सर्टेन हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम हो गई पोटेंशियल एनर्जी के, तो ये डिस्टेंस हम x मान ले रहे हैं फिर। ठीक, तो हाइट ऑफ द अर्थ एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल डिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली, बताओ तो क्या आएगा। देखो बहुत सीधी सी बात है, इतना तो क्लियर हो गया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के थ्राइस है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, h क्या है, हमने x मान लिया वहां से वहां तक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 3mgx हो गई। तो टोटल एनर्जी उस पॉइंट पे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgx, काइनेटिक एनर्जी है 3mgx, टोटल कितनी हो गई 4mgx, है ना। तो 4mgx हो गई, तो 4mgx होने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जब वो पूरी नीचे आई, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 4mgx। mm कैंसिल, है ना, mm कैंसिल, तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन देखो, अब v² इज इक्वल टू 8gx, है ना। और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, जस्ट मिनट, एक सेकेंड, इसको थोड़ा हम क्लियरली कर ले, स्पेस बना ले पहले। ठीक, यहां तक समझ में आया। तो 4mgx, 4mgx के बाद यहां पे देखिए टोटल एनर्जी जो निकाली गई है, ठीक, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी वो बराबर है आपके 4mgx के, और टोटल एनर्जी यहां से हम निकालें, या बॉडी यहां पे अर्थ पे आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, हाइट तो 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी ही बची। ठीक, तो टोटल एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी mgs 4mgx, mg कैंसिल हुआ, s, तो x की वैल्यू क्या आई, s/4, है ना। वो x डिस्प्लेसमेंट कितनी हाइट ऊपर था वो निकाली हमने, x आ गया। x आने के बाद टोटल एनर्जी ये वाला, ठीक, इसमें रख दो, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² 4mg, x की जगह रख दो s/4, ठीक, ये 4 कैंसिल हुआ, ये 4 कैंसिल होगा, m कैंसिल होगा, ठीक, v² इज इक्वल टू 2gs, ठीक, और 2gx आया, तो ये इज इक्वल टू उसके बराबर है, क्योंकि 3mgx के बराबर है, इनटू, तो ये आएगा 3/2gx, रूट में आएगा, v अगर स्क्वायर हट जाएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो 3√g/x आ रहा है, जरा देखते हैं। यस, s/2/√3g/x, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए। अच्छा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ 1 बॉन्ड इन डीएनए 10⁻10 जूल, ओके। दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियर बाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू क्या आएगी ये पूछा है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू बतानी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू बतानी है तो हमें क्या करना है, एनर्जी जितनी दी है 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, ये ऊपर गया 10⁻1 बचा, ये ऊपर गया तो कितना आया
ये आएगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। आसान, तो बहुत ही ज्यादा आसान था। चलो 18th क्वेश्चन देखिए, a wire of length L, area cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L when mass M is suspended from its free end. The expression for Young modulus is। आसान है बेटा ये तो। देखो यंग मॉडुलस होता है क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाई एल, एफ इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। एफ क्या आया, एम जी इंटू एल, ए चेंज इन लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल, यही आंसर है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूले पे है ना, देख रहे हो बेसिकली सारी चीजें फॉर्मूले पे बेस्ड है। 19th क्वेश्चन, a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted from the body. No issue, impulse पूछा है। impulse क्या होता है, impulse का फॉर्मूला होता है मास इंटू मॉड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाई फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो जरा फाइनल वेलोसिटी पहले निकाल लें। फाइनल वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जब इम्पार्ट करके निकालते हैं तो -√2gh। ठीक, h वैल्यू कितनी दी है, हाइट 10 मीटर, तो 10 रखा, जी कुछ रखा, ही कुछ आएगा। इनिशियल निकाला हमने, इनिशियल कितना आएगा, इनिशियल अगर हम रखेंगे तो √2gh आएगा, वो है ना। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसमें रखने के बाद आएगी वैल्यू -10√2 मीटर पर सेकेंड और इसमें आएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इम्पल्स होता है मास कितना दिया है 0.15, चेंज इन यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी दी है 10√2 माइनस इनिशियल कितनी दी है -10√2, माइनस प्लस हो गया 10√2, तो कितनी आ गई, यह जाएगा 15/100, 20√2, 0 कैंसिल, 2 5 25, 3 कैंसिल, इम्पल्स इक्वल टू 3√2, 1.41 कहेंगे, 3 नियर अबाउट 4.2 kg आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो इम्पल्स के फॉर्मूला लगाया, आ गया। कितने देखे आपने सारे क्वेश्चन मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं और सब फॉर्मूले बेस्ड हैं। फॉर्मूला याद है तो ही क्वेश्चन सारे हो पाएंगे, ये माइंड में एकदम सेट कर लो अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन आज का जो आपको हेल्प करेगा, एक ऑब्जेक्ट प्लेस है डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से 40, तो माइनस में लेंगे हम। फोकल लेंथ कितनी दी है 15, तो -15। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, डिस्प्लेस हो जाए 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो इमेज कहाँ बनेगी ये बताएं। अब देखो, पहली बात इमेज इसकी निकालो, इसकी इमेज क्या आएगी। ठीक, इसकी इमेज निकाल तो 1/f माइनस 1/u, यह आ जाएगा -1/15, यह आ जाएगा +1/40। 15-40 का एलसीएम निकाल लो। ठीक, तो आ जाएगा आपको 120। ठीक, 15 8 जा, ठीक, फिर 40, तो v आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर अपार्ट हो गया है, तो 20 सेंटीमीटर अपार्ट हुआ है, 12 + 15 दैट इज 12, दैट इज इक्वल टू द 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ऑप्शन नंबर या करेक्ट बी। इट मीन्स सारे क्वेश्चंस किसके इक्वल है, सारे क्वेश्चंस इक्वल है, पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड, यानी नीट के सारे क्वेश्चंस के लिए एक चीज तो याद होनी चाहिए। ठीक, अगर हम बात करते हैं क्या चीज, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला। सेकेंड चीज कॉन्सेप्ट ऑफ
थ्योरेटिकल चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स हो गई आपकी, ठीक, सॉलिड्स हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हो गए, साउंड्स एंड वेव्स हो गए, ठीक, ग्राफ्स के क्वेश्चंस। अगर आपने इतनी चीज तैयारी की है तो आपके 30 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं रखे हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो ये थे बेसिकली 20 क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे फर्दर नीट की प्रिपरेशन के लिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।